हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम इवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी थ्योरीज आई हैं, इवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट के कुछ विचार आए हैं सामने, थ्योरीज आई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जो डार्विनिज़्म है या डार्विन की जो थ्योरी है उसके बारे में डिस्कशन किया था कि वो क्या सोचते हैं, उनका क्या थॉट है इवोल्यूशन के प्रति, कि किस प्रकार से इवोल्यूशन होता है, किस प्रकार से ओरिजिनेशन हुई है कई प्रकार के चीज़ों की, कई ऑर्गेनिजम्स की, तो उनका क्या मानना था। आज जो है एक और थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, सिंथेटिक थ्योरी। अब क्या है कि डार्विन की जो थ्योरी आई तो उसको कई लोगों ने नहीं माना या फिर उसको कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, विरोध किया डार्विन की थ्योरी का। तो जो डार्विन के प्रशंसक थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, वैसे कई साइंटिस्ट थे जो उनके सपोर्टर्स थे या उनके स्टूडेंट्स थे या उनके मतलब वो उनके तरफ थे। तो उस तरह से वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी निकाली, सिंथेटिक थ्योरी, जिसको आप बेसिकली नियो डार्विनिज़्म, इस हिसाब से भी, इस नाम से भी आप जानते होंगे, नियो डार्विनिज़्म। तो सिंथेटिक थ्योरी में उन साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो डार्विन की थ्योरीज थी, जो डार्विन ने फैक्ट्स प्रस्तुत किए थे, उनको तो उन्होंने सही बताया, साथ ही साथ कुछ चीज़ें और उसमें ऐड की। उन्होंने ये बोला कि जो डार्विनिज़्म में थ्योरीज आई हैं, उन्होंने कई चीज़ें बताई है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था नेचुरल सिलेक्शन पे। डार्विन ने ये बोला था कि नेचर ही सब कुछ है, नेचर ही सब करती है। तो सिंथेटिक थ्योरी में ये बताया गया कि नेचर के अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जिससे इवोल्यूशन हो सकता है। नेचर के अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जिससे नई स्पीशीज़ का ओरिजिनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सिंथेटिक थ्योरी में कई साइंटिस्ट ने बताई। बेसिकली सिंथेटिक थ्योरी हेल्डन, हक्सले, ये सारे जो साइंटिस्ट थे उन सब ने मिल के कोलैब करके कंबाइनली ऐसी एक थ्योरी दी। अब यहाँ पे जो जो आइडियाज़ थे सिंथेटिक थ्योरी के, उसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंट्स उन्हें रखे। सबसे पहला था म्यूटेशन। उन्होंने इवोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल होती है या कौन कौन से कारण होते हैं इवोल्यूशन के, उन सब का एक पूरा का पूरा लिस्ट बनाया और इसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को भी रखा। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, पर उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के साथ ही साथ जो नए साइंटिस्ट हैं उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के साथ ही साथ और भी चीज़ों को डिस्क्राइब किया कि नेचुरल सिलेक्शन के अलावा भी, एनवायरनमेंट के अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जिस कारण से चेंजेस आ सकते हैं स्पीशीज़ के बीच में। म्यूटेशन सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक चीज़ होती है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज, अचानक किसी चीज़ में चेंज होना। तो म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सडन चेंज। अब ये जो सडन चेंज है वो कैसे होगा? तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने बोला कि जब न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग है, जो बेस पेयरिंग है उसमें अचानक से किसी गड़बड़ी का चेंज आ जाता है, तो जो बेस पेयरिंग है न्यूक्लियोटाइड की, उसमें अगर चेंजिंग आ गई तो जो जीन बनेगा, जो सीक्वेंस बनेगा, वो भी अलग तरह का बनेगा। तो यहाँ पे म्यूटेशन को एक कारण उन्होंने बताया और साइंटिस्ट ने ये बोला कि जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग में या न्यूक्लियोटाइड जो पेयरिंग है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज आ जाता है तो वहाँ से भी एक नए स्पीशीज़ का इवोल्यूशन हो सकता है। तो इन्होंने सडन चेंज किस में बोला? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग में या न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग में। इन्होंने बोला न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग में अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन हो जाता है, चेंज आ जाता है, तो वहाँ से भी नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक। सेकेंड थॉट आया म्यूटेशन के बाद, रिकॉम्बिनेशन। सेकेंड पॉइंट था रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या बताया गया? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि बेसिकली दो अलग अलग चीज़ को कंबाइन कर देना, दो अलग अलग चीज़ को कंबाइन करके एक चीज़ का फॉर्मेशन करना, ये है आपका यहाँ बेसिक रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला कि बेसिकली इनका ये मानना था कि पेरेंट्स में कई कैरेक्टर्स ऐसे पेरेंट्स में
ऐसे कई प्रकार के कैरेक्टर्स नहीं होते हैं जो कि बच्चों में आ जाते हैं। अब उसका कारण क्या है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई कि पेरेंट्स में कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं। अब पेरेंट्स हमारे केस में कैसे होते हैं, मेल फीमेल दोनों में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, आधे इधर से आधे इधर से कैरेक्टर्स जो आते हैं मिक्स होते हैं और वो हमारे अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन में इन्होंने ये बोला कि वैसे कैरेक्टर्स को कंबाइन करके उसका एक नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है जो कि उसके आधे जीन्स एक पेरेंट में और आधे जीन अलग पेरेंट में, ठीक है। तो वहाँ से जो कैरेक्टर्स उत्पन्न होते हैं वो भी एक नए प्रकार की स्पीशीज़ को जन्म देते हैं। तो ये इन्होंने एक बात कही रिकॉम्बिनेशन में, ठीक। प्रेजेंस ऑफ मतलब ये बेसिकली हुआ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंटल टाइप इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ये चीज़ आप लिख ही लो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन combination not present in the parental type, not present in the parental type। यहाँ पे बात यह है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना जो कि पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक। और ये कॉम्बिनेशन कहाँ से बनेगा, पेरेंटल जीन से ही बनेगा। जो पेरेंट्स में जीन है, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स हैं तो उनके जीन मिला के एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप होता है जो कि उनके पेरेंट्स में नहीं होता है पर उनके ऑफस्प्रिंग में आ जाता है, ठीक। उसके बाद अगर अपन देखें तीसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड पॉइंट पे अगर अपन डिस्कस करें दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बेसिकली सेम उसी तरह की बात की गई है कि जीन फ्रीक्वेंसीज जो हैं, बेसिकली जो जीन फ्रीक्वेंसीज है उसमें रैंडम चेंज आ जाना। मतलब एक तरह से ये बोला गया कि अचानक से एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो कोलैप्स कर जाए, मान जैसे डायनासोर का अचानक से अंत हो गया, ऐसे भी कोई स्पीशीज़ जो अचानक से ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ या पर्टिकुलर जीन का वेरिएशन जो है वो कोलैप्स कर जाए तो वहाँ से भी वेरिएशन की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक। तो स्पीशीज़ लेवल में इस तरह की चीज़ें होती है जहाँ पे एक बार में कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो, ठीक। तो यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट में इन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइप कि एक पॉपुलेशन या डिक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये अपन बोल रहे डिक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद बात आती है यहाँ पे फोर्थ है नेचुरल सिलेक्शन। फिर बात आती है यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आप सबको पता ही है। यहाँ पे यही बात बोली गई कि इन्वायरमेंट जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो जो है वैसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है जो कि कैपेबल होते हैं, जिनके अंदर वेरिएशन होता है, जो कि कैपेबल होते हैं वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, ज़्यादा कैपेबल होते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया गया यहाँ पे कि ये भी सही चीज़ है। जो लोग सरवाइव नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो वहाँ पे नहीं जीवित रह सकते ना, क्योंकि उनके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं हो सकता है, वो कहीं और फेवरेबल उनका कंडीशन हो पर उस पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं है। तो नेचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सिलेक्ट करने में, ठीक। और नेचुरल सिलेक्शन के बाद बात आती है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की। इसको मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे साफ बोला गया कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, बेसिकली जो क्रॉसिंग होता है दो स्पीशीज़ के बीच में, वो हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये बोला कि दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में अगर इंटरेक्शन हो तो, मतलब एक ऑर्गेनिज्म किसी और स्पीशीज़ का, एक ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ ए का है, एक ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ बी का है, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस हो तो जो इनसे प्रोडक्ट निकलेगा सी, वो अलग ही स्पीशीज़ का होगा, कुछ नया सा ही निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेके भी बोला कि अगर किसी कारणवश दो अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, उनके क्रोमोसोम के बीच में, या क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो हाइब्रिडाइजेशन के कारण एक हाइब्रिड स्पीशीज़ उत्पन्न होगा और वो उन दोनों से अलग होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर के बारे में बोला गया। क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आती है बात माइग्रेशन की। ये फाइनल टॉपिक माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाके मूव करना। तो इन्होंने ये बोला कि एक पर्टिकुलर जो जीन पूल है या फिर एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे या वहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म कहीं और माइग्रेट कर जाता है। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कोई ऑर्गेनिज्म आ जाता है, कुछ अलग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के कुछ ऑर्गेनिज्म कहीं और चले जाते हैं। मतलब एक स्पीशीज़ है स्पीशीज़ ए, एक स्पीशीज़ है स्पीशीज़ बी। स्पीशीज़ ए से जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो आते हैं ए, क्योंकि ए के साथ क्रॉसिंग ओवर करता है, बी के साथ क्रॉसिंग ओवर करता है। तो इनसे क्या होता है, कैरेक्टर आता है ए, कैरेक्टर आता है बी। ये कॉन्सेप्ट एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन का ही है, पर यहाँ पे बात ये हो रही है कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो ए है किसी कारण अनुसार कहीं और चला गया। यहाँ पे मान लो कि कहीं दूर किसी और एनवायरमेंटल कंडीशन में एक स्पीशीज़ डी मौजूद है, ये ए जो है वो इस ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ में चला गया। तो क्रॉसिंग ओवर अगर बाय चांस ए और डी का हो जाएगा तो एक अननोन या फिर बोला जाए तो न्यू स्पीशीज़ जो है उसका फॉर्मेशन होगा। और यही जो है एक तरह से इवोल्यूशन है, क्योंकि हमने एक नई स्पीशीज़ देख ली, दो अलग अलग इंडिविजुअल के क्रॉसिंग ओवर के कारण एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ठीक, तो ये था बेसिक हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स में सिंथेटिक थ्योरी। यहाँ पे आप इसको नियो डार्विनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में, तो जो इसके पॉइंट्स थे वो आप सब ने देख लिए। आई होप कि आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।